तो विद्युत के इतिहास को पढ़ लेने के पश्चात हमें ये पता चल चुका है कि हमारी ट्रेड में हमें विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है, वोल्टेज के बारे में पढ़ना है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है और भी बहुत सारी चीज़ें आगे इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो किसी भी ट्रेड को यदि शुरू करना है तो उससे संबंधित खतरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उन खतरों से यदि आप परिचित होगे तो भविष्य में आगे चलकर सुरक्षित रूप से कार्य कर सकते हो। तो हम अब बात करेंगे विद्युत संबंधित दुर्घटनाएं क्यों होती है, किस वजह से होती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो देखते हैं क्या है ये। तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो एक छोटी सी कहावत है विद्युत के बारे में, आपकी किताबों के अंदर एक स्लोगन लिखा हुआ है कि विद्युत एक अच्छा सेवक है। विद्युत एक अच्छा सेवक है लेकिन एक अधम यानी कि बुरा स्वामी है। विद्युत बहुत ही बढ़िया सेवादार है। आप बैठे हो, पंखा चल रहा है, आहा हवा आ रही है, लाइट चलेगी तो हाथ से चलाना पड़ेगा, हाथ कितनी देर से हवा दे दोगे आप लोग। वो स्कूल का टाइम याद होगा, गत्ते फाड़ फाड़ के हमने हवा ली थी क्योंकि उस समय लाइट के कट बहुत लगते थे, तो व्यवस्था बहुत सुधर गई। तो विद्युत हमारी सेवा कर रहा है। अंधेरा हो गया, पहले दीपक जलाए जाते थे, अब LED लैंप आ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बढ़िया प्रकाश मिल रहा है आंखों को सुहावना, ठीक है। बारी बारी दीपक में तेल डालने वाले झंझट से हमें मुक्ति मिल गई। तो ये समय बदला तो हमने तकनीक बदल दी और आज हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया यंत्र बना लिए जो हमारी सेवा करते हैं। ठंडा ठंडा पानी चाहिए तो फ्रिज में से बोतल निकाली पी लिए, आइसक्रीम जमानी है तो फ्रिज में जमा ली हमने, ठीक है। सर्दियों के अंदर सर्दी लग रही है, हमने हीटर चला लिया। तो ये सारे काम जो हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं? विद्युत की वजह से। यानी कि इस समय विद्युत हमारी क्या कर रहा है? सेवा। तो विद्युत एक बहुत ही अच्छा सेवक लेकिन एक बुरा स्वामी है। जिस दिन कोई आपसे गलती होगी और विद्युत आपका स्वामी बन गया, अब तक तो हमने कंट्रोल कर रखा था इसको, और जिस दिन आप इसके संपर्क में डायरेक्ट आ गए, ये आप पर हावी हो गया, उस दिन अपने किए गए सारी सेवाओं का कर्ज वो है वो एक बार में ही निकाल लेगा। इस बात का ध्यान रखना। अरे क्या क्या निकाल लेगा वो आप चित्र अखबारों में देखते रहते हो, ठीक है ना। तो विद्युत का उपयोग करो, उपभोग करो सुरक्षित रूप से। तो विद्युत के यदि गलत तरीके से उपभोग करोगे तो आपके साथ कोई बड़ी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। और दुर्घटना के बारे में भी एक बात है। तो पहले तो एक छोटी सी बात है, ये दुर्घटना क्या चीज है? जैसे आप एक्सीडेंट कहते हो, दुर्घटना वो है जिसका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, यानी कि इसके बारे में पहले से पता नहीं लगाया जा सकता और इससे सदैव कुछ ना कुछ हानि होती है। दुर्घटना एक घटना है, एक ऐसी घटना है जिसका ना तो पहले से पता लगाया जा सकता है और इससे सदैव किसी ना किसी का क्या होता है? भी नुकसान होता है, ठीक है। आप जा रहे हो सड़क पर, ठीक है, सड़क पे जा रहे हो, सीढ़ियों से उतर रहे हो, आपका पैर फिसल गया, 10 एक सीढ़ियों से नीचे गिरे, आपके सिर में चोट लग गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ भी XYZ, ये दुर्घटना थी। क्या आपको पहले पता था कि मैं यदि 3:40 पे सीढ़ियों से उतरूंगा तो मैं गिर जाऊंगा? तो मैं 3:40 पे क्यों उतरूंगा? ठीक है, मैं 3:45 का वेट कर लूंगा, मैं 4 बजे उतर जाऊंगा, टांग थोड़ी तुड़ानी है, 15 मिनट रुक जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो दुर्घटना के बारे में पहले से हमें कोई ज्ञान नहीं होता और इससे कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है? भी नुकसान होता है। तो एक और बात है दुर्घटना के बारे में, एक छोटी सी बात लिखी गई है आपकी किताबों में कि अधिकतर दुर्घटनाएं जो है वो अपने आप नहीं होती। ये ज्यादातर दुर्घटनाएं हैं वो अपने आप नहीं होती, उनके पीछे वे कारक जिम्मेवार होते हैं जिन्हें हम देखकर भी क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी है। आप किसी स्थान पर गए हो, वहां पर कोई तार खुली पड़ी है, टेप वगैरह उतरी हुई है, ठीक है, नंगी तार है और धारा प्रवाहित हो रही है, मोटर वगैरह चल रही थी, आपने देख लिया और आप हो रहे तार करंट साइड होके निकल गए, लेकिन वहां किसी को सूचना नहीं दी, कोई अभागा जिसको वो दिखाई नहीं दी, उसने उस पर पैर रख दिया, उसके संपर्क में आ गया, उसके साथ क्या होगी? दुर्घटना। कारक जिम्मेवार कौन? आप, क्योंकि आपने देखकर भी क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया। और दुर्घटनाओं के परिणाम कई बार तो बहुत ही कम गंभीर होते हैं, कई बार बहुत ही ज्यादा गंभीर, और कई दुर्घटनाएं इतनी गंभीर होती है कि उनकी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती। आप लोग खुद समझदार हो इस बात के लिए। तो ये चीज है। तो हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में जो दुर्घटना होती है उसका सबसे बड़ी दुर्घटना होती है झटका लगना। क्या लगना? झटका। अब ये आदमी देखो अच्छा भला था, कैसे हो गया? क्योंकि इसको क्या लग गया? करंट लग गया। अब ये झटका क्यों लगा? अब इसने तो चलो चला के तारे खुद पकड़ ली, ठीक है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं झटके लगने के? तो उनको भी हम चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। 2-3 कारण, ज्यादा नहीं। तो नॉर्मल देखो, हम नहाते हैं बाथरूम वगैरह के अंदर, लाइटनिंग वगैरह है, आपका शरीर गीला है, आप बटन के साथ छेड़खानी कर रहे हो, कोई लाइट ऑन ऑफ कर रहे हो, और गीला शरीर विद्युत का बहुत ही बढ़िया चालक, जल विद्युत का चालक है। 3 इडियट फिल्म आपने देखी होगी। सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नमकीन पानी, नमक का पानी विद्युत का बहुत ही बढ़िया चालक। तो सेम वैसे ही पानी का हाथ इस पे लगा और आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी। गर्मियां आ गई, सभी के घरों में एक यंत्र है, क्या? कूलर। अब कूलर में पानी डालते हैं,
चलते कूलर में तार चल लगी हुई है, पानी डाल रहे हैं, पानी गिला, आप भी गिले, कूलर उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं करंट और आपका हाथ लगा तो क्या लग गया? झटका। उसके बाद में एक और कारण, जब आप जॉब लग गए, ठीक है, और आप खंबे पे चढ़कर क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, और पीछे से आपने शटडाउन ले रखा है, आपके किसी भाई ने लाइट बंद करनी थी, ठीक है, बंद कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल रहा है। फिर आपके उस भाई के पास फोन आया और फलानी लाइट ऑन करना, ठीक है, और वो फोन में लगा हुआ था, गेम खेला, हाँ ऑन करता हूं, जाके उसने लाइट वो ऑन कर दी जहां आप काम कर रहे थे, ठीक है, तो अगले दिन अखबार में फोटो आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है, तो लापरवाही तो बहुत सारे, तो ये तो थी दुर्घटनाएं कैसे हो सकती है, और भी बहुत कारण कर रहे हैं लोग। दुर्घटनाओं में सबसे बड़े कारक जिम्मेवार है आपका कूलर हो गया, प्रेस है, जिसके धात्विक भाग है उनसे दुर्घटनाएं हो सकती है, इनसे बच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। यहां पर ये कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जान जाने का खतरा सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहला जो दुर्घटना का कारण आपकी किताबों में लिखा हुआ है वो है खतरे का आभास न होना। आप एक ऐसे स्थान पर हो जहां आपको पता ही नहीं है कि फलाना खतरा मौजूद है, किसी स्थान पर गए हो, ठीक है, और वहां पर बहुत ही ज्यादा मान की विद्युत प्रवाहित हो रही है, जैसे कि आप किसी जीएसएस को विजिट करने गए हो, किसी ग्रिड स्टेशन पे गए हो, किसी उत्पादन केंद्र पे गए हो, और ऐसी मशीन के नजदीक पहुंच गए हो जो हाई वोल्टेज पर काम कर रही है, तो आपको आभास ही नहीं था, तो आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी। दूसरा जो कारण है वो है सुरक्षा के प्रति लापरवाही। सुरक्षा के प्रति लापरवाही का कारण ये होगा कि आपने हाइट पर काम करना है और सुरक्षा बेल्ट वगैरह किसी का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कि ये दो व्यक्ति हैं, इन्होंने तो सुरक्षा बेल्ट वगैरह लगा रखी है, ये देखिए, इन्होंने तो ये लगा रखी अपनी सुरक्षा बेल्ट और दोनों हाथ फ्री है, बढ़िया तरीके से रुककर काम कर रहे हैं। लेकिन कई लाइनमैन इतने कॉन्फिडेंस होते हैं कि एक हाथ से खंबे को पकड़ लेंगे, एक हाथ में फोन ले रखा है, कान के लगा रखा है और काम करते जा रहे हैं, कोई ना कोई दुर्घटना उनके साथ हो सकती है। तो ये कारण थे कि खतरे का आभास नहीं है, सुरक्षा के प्रति लापरवाही में सीट बेल्ट लगानी चाहिए, नहीं लगाई, लापरवाही बरत गए। उसके बाद में काम पर ध्यान न होना, आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या है। मोबाइल की वजह से हमारा ध्यान हमारे काम पर होता ही नहीं है, ठीक है ना। एक कान के फोन लगा रखा है, इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है और फोन से कोई खबर आ गई, है दादी गई और तार उसने पकड़ ली, अल्लाह पोतो भी गए, तो ये नहीं होना चाहिए भी, ठीक है ना। तो आपका जिस समय आपकी काम कर रहे हो आपका ध्यान उसी पर होना चाहिए, यानी कि एक वक्त में एक ही काम करो, मोबाइल वगैरह से थोड़ा दूर रहो जब आप इस तरीके के बहुत ही संवेदनशील कार्य कर रहे हो। तो विद्युत बहुत संवेदनशील चीज है, ध्यान रखना, आपको इससे बच के रहना है और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद में और एक कारण दे सकते हैं कि आपने टूल्स, जो आपके टूल्स हैं उसका आपने सही ढंग से उपयोग नहीं किया है। अब कुछ एक टूल्स हैं जिनके मैं नाम लेता हूं, एक है हैमर यानी कि हथौड़ा और एक है चीजल यानी कि छेनी। दोनों के उपयोग शायद आपको पता होंगे। हैमर हथौड़ा ठोकने के काम में आता है, छेनी छीलने के काम में आती है, ठीक है। ये दो अलग औजार, सेपरेट अलग अलग काम हो गया। अब हमारे पास एक औजार है प्लायर प्लास और एक है पेचकस, इनके भी अलग अलग काम है। प्लायर जो है वो चीजों को पकड़ने के, छोटी मोटी तारों को काटने के, मरोड़ने के काम में आ जाएगा, और स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस है वो पेचों को खोलने और कसने के काम में आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि ना तो हमारे पास हथौड़ी है ना ही छेनी है, हमने क्या किया, मिस यूज किया औजारों का, पेचकस को लगाया इस प्रकार से चिजल की भांति और ऊपर से प्लास मार रहे हैं उसके ऊपर किसकी भांति, हथौड़े की भांति। क्या ये तरीका सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर प्लास उस पेचकस के ऊपर वाले हैंडल से फिसल कर आपके अंगूठे पे लग गया तो आपके साथ क्या हो जाएगी, दुर्घटना। यानी कि औजार का यदि सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे तो भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। बाकी और बहुत सारे कारण हैं दुर्घटनाओं के, आप इन कारणों पे थोड़ा सा गौर कीजिए, दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अब बात करें विद्युत आघात की, विद्युत झटका लगने की, क्योंकि मुख्य जो दुर्घटना है वो हमारी ट्रेड में यही है कि झटका लग गया, करंट लग गया है। अब वो लग गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो लगा क्यों है इसको हम समझ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि विद्युत झटके के क्या कारण हैं, उसका कारण क्या है, किस वजह से हमें झटका लगता है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर। तो देखो यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी हो सकता है ये, और उसने एक लाल रंग की तार, जिसको आप फेज वायर कहते हो, हमारे घरेलू सप्लाई के अंदर एक फेज आता है और एक एन से क्या आता है अभी, न्यूट्रल। तो एक फेज और एक न्यूट्रल है। यदि कोई व्यक्ति है वो फेज वायर को पकड़ लेता है, तो जानबूझ के पकड़ाया गया है ताकि आप लोग इसको समझ सकें, और यहां से इसके शरीर में फेज से करंट का प्रवाह होना शुरू होगा और नीचे जमीन से इसका संपर्क हुआ है, तो कहते हैं इसके अंदर से क्या प्रवाहित होगी, धारा। और जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा अपने कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाती है। उन प्रभावों में एक प्रभाव है झटका लगना। क्या लगना, झटका। तो क्यों लगता है झटका, तो इसके कारण आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो मैं दोहरा देता हूं कि जब भी कोई सजीव जीवित व्यक्ति
पशु जानवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन जो बात हो रही है वो इंसानों के लिए ही है। ध्यान रखना कि जब भी कोई सजीव या व्यक्ति 90 वोल्ट, कितने वोल्ट, 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के संपर्क में आता है, कितनी वोल्टेज से अधिक, 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के संपर्क में आता है, तब कहते हैं कि उसे झटके का अनुभव होता है, यानी कि 90 से कम पर झटका नहीं लगता। ठीक है, अब 90 से कम पर झटका क्यों नहीं लगता, तो इसकी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कुछ अलग तरीके से। वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल ट्रेड में कहा गया है बल, क्या गया है, बल, बल यानी कि फोर्स। आप इसको EMF भी लिखते हो, F यानी कि फोर्स। ठीक है, स्कूलों के अंदर आप जब कोई गलत कार्य करते थे, होमवर्क नहीं करते थे, तो आपको थप्पड़ पड़ता था, वो था फोर्स। उसमें भी क्या था, एक फोर्स। और कोई अच्छा कार्य करते थे तो भी आपको एक थप्पड़ पड़ता था। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर था किसका, फोर्स का। जब स्कूल में आपने कोई सही काम किया, बढ़िया काम किया, टॉप कर गए क्लास में, तो आपको मिली शाबाशी, शाबाश, एक शाबाशी मिली। बल था कम, हल्का सा बल आप पे लगाया गया, प्यार से लगाया गया, तो आपको झटका भी कम लगा। ठीक है, यही आप क्लास में फेल आ गए, एक दिया खींच के और दूर से आके मारा आपके, यानी कि काफी दूर से हाथ लाग के आपके मारा, तो बल बहुत ही क्या था, ज्यादा था। झटका लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। समझ गए बल का खेल। तो 90 वोल्ट, 90 वोल्ट वो बल था धीरे वाला, और 90 से ज्यादा वो बल होता है जो जोर से आता है। तो झटका कब लगता है, जब बल का मान ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। कितने वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, 90 वोल्ट से। समझ गए, जब भी कोई सजीव व्यक्ति 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के संपर्क में आता है तो उसे झटके का अनुभव होता है। अब ये झटके का अनुभव हो गया, ठीक है, ठीक है। तो वो थप्पड़ तो पड़ा था तो केवल गाल गाल और गर्दन गर्दन ही हिली थी, ठीक है, लेकिन जब विद्युत लगता है तो सारा शरीर क्यों हिल जाता है, उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है इलेक्ट्रॉन का हमारे शरीर के हर भाग में जाना। हमारे शरीर के अंदर, मैंने कहा, सब प्रकार से पदार्थ समान है, हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे सारे शरीर में मौजूद इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन चले, किस रफ्तार से चले, वो भी मैटर करता है। तो झटका लगने का कारण 90 वोल्ट यानी कि वोल्टेज का मान। उसके बाद में जो झटका लगने का मुख्य कारण है वो आपकी है धारा की गति, विद्युत धारा की गति, स्पीड कितनी होती है, सभी को पता है शायद। एक कॉमन सा आंकड़ा लिखते हो आपकी विद्युत धारा की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ करंट, यही है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की गति भी यही है, विद्युत धारा की गति भी यही है। अब ये गति कितनी का है, तो इसको समझते हैं। तो विद्युत धारा की गति है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हम भारत में रह रहे हैं, हमारे यहाँ मैट्रिक प्रणाली लागू है, तो हम मीटर को लेंथ के मेजरमेंट के रूप में लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये 3 × 10⁸ हमारे को समझ में नहीं आता, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 3 10⁸ का मतलब 10 का 10 के साथ ही गुणा कितनी बार हुआ, 8 बार। थोड़ी बहुत मैथ तो आती होगी, क्योंकि आगे में बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं, वो आपको आने चाहिए भी। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं 10⁸ है, तो मैं 3 के आगे इतनी ही जीरो लगा सकता हूं, 8 जीरो। तो ये इतने मीटर प्रति सेकंड की दर पर चलती है आपकी धारा। लेकिन ये ज्यादा ही कुछ मीटर हो गए, तो मीटर को बदल लेते हैं इसमें किलोमीटर में। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको पता है, तो हम 1000 से इसका भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास एक आंकड़ा बचा, और वो आंकड़ा क्या बचा, और ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर प्रति सेकंड। तो विद्युत धारा की जो गति निकल के आई वो निकल के आई 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि धारा 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 3 लाख किलोमीटर। यहां से यदि धारा को छोड़ा जाए तो कहते हैं 2 सेकंड से भी कम समय में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के धारा वापस वहीं आ जाएगी। यदि आप धारा की गति से चलो या उड़ो, ठीक है, तो कितने सेकंड में, केवल 2 सेकंड के अंदर आप जहां से चले हो उस स्थान से घूमकर पूरा पृथ्वी का परिधि का चक्कर लगाकर वापस वहीं पहुंच जाओगे, यदि आप इस स्पीड से चलते हो।
तो झटके का कारण क्या है? धारा की अति तीव्र गति। अब ये गति बहुत ज्यादा है, हमारे शरीर का कोई भी अंग इस गति पर कार्य नहीं कर रहा, हमारे शरीर की नाड़ियों के अंदर बहने वाला खून भी इस गति से नहीं चल रहा, हमारा दिल भी इतनी तेज नहीं धड़क रहा। 1 मिनट में कितनी बारी? 72 बारी धड़कता है। हाँ, वो किसी को देख ले तो वो ज्यादा कम हो जाता है, वो एक अलग बात है, ठीक है, तो भी इतनी तेज तो नहीं धड़कता, ठीक है। तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनके साथ ये गति हुआ है तालमेल स्थापित नहीं कर पाती, और जब दो असमान गति वाली चीजें आपस में टकराती है तो झटका लगता है। समझ गए? आपका गाल स्थिर था और वो थप्पड़ आया था दूर से, स्थिर और ये गतिशील, दोनों की गति में अंतर था, और दोनों जब टकराए तो आपको क्या लगा? झटका। सेम वही झटका विद्युत का लगता है हमें धारा के प्रवाह से। तो समझ गए होंगे शायद कि विद्युत का आघात क्यों लगा। अब ये आघात कितना ज्यादा हो सकता है ये भी कुछ कारकों पर निर्भर करता है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट आप टॉपिक लगा सकते हो कि ये जो झटका लगा इससे हमारे को क्षति कितनी हुई। वो जो थप्पड़ पड़ा उससे आप यूं सहन कर गए या गिर गए या क्या हुआ, तो वो डिपेंड करता है। तो ये झटका लगा उससे क्षति कितनी हुई है किस बात पे निर्भर करता है, तो इसके कुछ कारक हैं भी, उस कारकों पे हम थोड़ा गौर करना पड़ेगा। तो उनमें से कुछ कारकों के बारे में तो हमने देख लिया, ठीक है। तो सबसे जो पहला जो कारक था उस पर तो हमने गौर कर लिया। वो पहला कारक था आपका वोल्टेज। क्या कारक था? वोल्टेज। और वो जो वोल्टेज था उसका मान कितना होना चाहिए था? 90 से ज्यादा। इससे जितनी ज्यादा होगी झटका उतना ही ज्यादा होगा। हमारे घरों में वोल्टेज कितनी आती है? भारत के अंदर 240 वोल्ट सिंगल फेज के अंदर, और 3 फेज की बात करें तो 415 वोल्ट। तो 90 पे झटका शुरू, 240 पे तो झटका बहुत ही भयंकर लग सकता है, ठीक है ना। तो पहला कारक वोल्टेज। दूसरा जो कारक दे रखा है वो दे रखा है धारा का मान। धारा का मान कि धारा कितनी प्रवाहित हुई है। तो धारा कितनी, तो धारा को नापने की इकाई होती है एम्पेयर। एम्पेयर का प्रतीक क्या होता है? एक। तो कितने एम्पेयर की धारा आपके शरीर में से गई है वो डिपेंड करेगा कि क्षति कितनी होगी। उसके बाद में जो तीसरा कारक आता है वो आता है टाइम, यानी कि समय, कि धारा कितनी देर तक आपके शरीर में से गई है। पहला कारक वोल्टेज, हमारे 240 है, जाहिर सी बात है झटका लगेगा। धारा का मान, अब शरीर का जैसा रेजिस्टेंस होगा आगे पढ़ेंगे वैसा ही आपके शरीर में से धारा जाएगी, उसकी वोल्टेज के आधार पर जाएगी। तो जितनी ज्यादा धारा गंभीरता भी उतनी ज्यादा। तीसरा समय, झटका सभी को लगा होगा शायद कभी ना कभी, ठीक है ना, छोटे मोटे। तो मान लेते हैं इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है और इसको मैंने छू लिया इतनी देर के लिए, समय बहुत ही क्या था? कम था, तो झटका भी क्या लगेगा? कम लगेगा। क्षति भी क्या होगी? कम होगी। और यदि इसको छू ले ऐसे इस प्रकार से पकड़ गए यानी कि चिपक गए तो इसका मतलब है क्षति बहुत ज्यादा। तो क्षति डिपेंडेबल है किस पर भी? टाइम पर। उसके बाद में जो चौथी चीज जो आती है वो आती है शारीरिक स्थिति। चौथी चीज आती है शारीरिक स्थिति। शारीरिक स्थिति के अंदर यह बताया जाता है कि आपकी स्थिति सामान्य है या जल में भीगी अवस्था है। एक तो होती है सामान्य अवस्था जिसमें अभी अपने हैं, और एक होती है भीगी अवस्था। यदि आप गीले हो गए तो कहते हैं झटका ज्यादा लगता है, वो क्यों लगता है उसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे और आपको पता भी होगा शायद। और अंतिम जो आता है उसको हम नाम देते हैं आयु। तो धारा से होने वाली जो शारीरिक क्षति है वो कितनी कारकों पर निर्भर करती है? 5 कारकों पर। इनमें वोल्टेज है, धारा का मान है, समय है, शारीरिक स्थिति है और क्या है भी? आयु है, ठीक है। अब आपकी किताबों में इनमें से केवल 2 ही कारकों को महत्वपूर्ण माना गया है कि गंभीर क्षति के जो कारण दिए गए वो केवल इन 5 में से कितने हैं? 2 हैं। एक तो है धारा का मान और दूसरा है समय। तो मेन तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि धारा से होने वाली, आघात से होने वाली क्षति किस कारक पर निर्भर करती है? तो पहला धारा के मान पर, दूसरा किस पर? समय पर। ये 3 भी कारण है। देखो यदि वोल्टेज 90 से कम होगी तो हमें झटका नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। ज्यादा होगी तो और ज्यादा लगेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। अब शारीरिक स्थिति की बात करें, ठीक है, सूखी अवस्था में है तो झटके लगने की संभावना या क्षति होने की संभावना थोड़ी कम रहेगी, बल्कि गीले में, ठीक है ना। कूलर से करंट लगने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि पानी डालते समय हम खुद भी गीले होते हैं, कूलर के अंदर भी पानी है, जमीन से टच में है, तो कंडीशन सारी गीली अवस्था की आ गई है। उसके बाद बात करें आयु। अब आयु की बात करें तो एक बच्चा है 2 साल का और एक बुढ़ा है कितने साल का? 80 साल का, ठीक है ना। अब इन दोनों की आयु में डिफरेंस है। अब इतनी बड़ी आयु में डिफरेंस है तो एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। इन दोनों ही व्यक्तियों को, बच्चे को हमने मान लेते हैं 240 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया, दोनों को समान समय के लिए जोड़ा, टाइम भी सबका सेम था, मान लेते हैं 5 सेकंड के लिए जोड़ दिया।
तो बता सकते हो किसको ज्यादा झटका लगेगा? अब आपका जवाब जो है बिल्कुल सही होगा मेरे ख्याल से। तो 2 साल के बच्चे को झटका क्या लगेगा? भी ज्यादा लगेगा। क्यों? बच्चे के शरीर में लिक्विड तरल की मात्रा ज्यादा है, उसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से रेजिस्टेंस कम है। आगे प्रतिरोध के नियम पढ़ेंगे तब पता लगेगा। 80 साल का बुढ़ा सूखे हुए हड्डी है, इसमें तो पानी तो है ही नहीं, ठीक है। और लंबाई इसकी उस बच्चे से काफी ज्यादा है, सूखा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा है, लंबा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा है, धारा कम जाएगी, झटका क्या लगेगा? कम लगेगा। तो कितने कारकों पर आघात की गंभीरता निर्भर करती है? 5 कारकों पर। 5 में से महत्वपूर्ण 2 हैं, धारा का मान और समय। इस बात का आपने ध्यान रखना है भी। तो अब एक सारणी है, एक छोटी सी एक टेबल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उस सारणी से पता लगेगा कि किस धारा के मान पर कितनी शारीरिक गंभीरता आपको, शारीरिक क्षति आपको हो सकती है। जो मानक सारणी है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, इस सारणी को याद कर लीजिएगा। इसके एक आधे प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, महत्वपूर्ण है। तो ये सारणी आपको याद करनी है। इस सारणी के अंदर क्या दे रखा है तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। सबसे पहले धारा के मान दे रखे हैं। धारा के मान है मिली एम्पेयर में। किसमें है? मिली एम्पेयर में। तो जो इसके अंदर धारा दे रखी है वो मिली एम्पेयर है, 1 मिली एम्पेयर या 1 मिली एम्पेयर से कम। जब इतनी धारा प्रवाहित होती है तो कहते हैं हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, महसूस ही नहीं होता। ये वो करंट है जो शायद हमें पता ही ना चले कि धारा जा रही है। उसके बाद में धारा का मान थोड़ा सा बढ़ गया, 1 मिली से 3 मिली एम्पेयर, तो महसूस होता है हमें, लेकिन हमें दर्द नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मोबाइल की बैटरी जब आप जीभ पे टच करवाते हो तो जीभ को महसूस होता है कि करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होती। क्या यही जीभ सॉकेट में डाल के चेक कर लो, क्या तकलीफ होगी? आगे करते हैं, रुको। उसके बाद में धारा के मान को थोड़ा सा बढ़ा दिया, 3 एम्पेयर से बढ़ाकर कितना 10 मिली एम्पेयर कर दिया, तो दर्द होने लगा, दर्दनाक झटका लगा, लेकिन व्यक्ति चलने में समर्थ है, वो चल सकता है, यानी कि गिरता नहीं है। उसके बाद में धारा 10 मिली एम्पेयर से बढ़कर कितनी होगी? 30 मिली एम्पेयर। तो अब व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाएगा, दर्द होगा। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऊपर वाली चीजें महसूस होने लगेगी, दर्द भी होने लगेगा और कुछ नई चीजें सामने आएंगी। तो यहाँ क्या, नसों पर नियंत्रण समाप्त हो गया, जो हमारा शरीर का कंट्रोल सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नसों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, व्यक्ति गिर जाता है, दर्द भी होता है, तकलीफ भी होता है। उसके बाद में धारा थोड़ी सी और बढ़ी, 30 मिली एम्पेयर से कितनी 75 मिली एम्पेयर। अब जब इतनी धारा गई तो गिर भी गया, बेहोश भी हो गया और एक नई चीज लकवा मार जाएगा। क्या मार जाएगा? लकवा। पैरालिसिस हो सकता है, कोई शरीर के अंग हो सकता है काम करना छोड़ दे। उसके बाद और आगे बढ़े 75 मिली एम्पेयर से कितने 4 एम्पेयर के बीच में। जब इतनी धारा शरीर के अंदर से प्रवाहित होगी तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो दिल का रक्त पंप करने वाला भाग जिसे हम बोलते हैं पेसमेकर, जो धड़कन बना रहा है, वो आपका काम करना बंद कर सकता है और यहां पर मृत्यु संभव है। मरा नहीं है, अभी तड़पाना है, तड़पा तड़पा के मारना है, अभी मरा नहीं है। 75 से 4 एम्पेयर के बीच में मृत्यु संभव है। और आगे चलेंगे, जब 4 एम्पेयर से अधिक धारा जाएगी तो दिल की धड़कन क्या होगी? भी बंद, हरा 100% क्या हो गया? मर गया। तो ये टेबल आपने याद करनी है। इसके प्रश्न क्या आ सकते हैं कि 10 मिली एम्पेयर की धारा यदि किसी व्यक्ति के शरीर में से प्रवाहित होती है तो 4 जो ऑप्शन आएंगे उनमें से इनमें से कोई एक लिखा होगा, बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आगे आपके, जब भी मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, तो उनके अंदर इस तरह के प्रश्न दूंगा और आपकी तैयारी बढ़िया से बढ़िया करवाने का प्रयास करूंगा। तो ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसे वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हो। तो आप इसे देखिए और ये सारणी आप याद कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी, देखो शुरुआती दौर है और मेरे प्रयास रहेंगे कि मैं जल्द से जल्द आपको नई वीडियो दे सकूं। मुझे भी कुछ समय लगता है इस नई चीज़ से जुड़ने का, क्योंकि मैंने कभी भी वीडियो इस तरीके से नहीं बनाई है। मैंने आपको पहले भी परिचित करवाया था। कुछ समय लग रहा है मुझे वीडियो एडिटिंग में, इन चीज़ों को सीखने में, कुछ सपोर्ट मुझे मिलने लगी है, तब जाके मैं आगे और बढ़ पाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा समय लग सकता है नई वीडियो आने में, लेकिन वीडियो अब लगातार आपके पास उपस्थित होती रहेगी। और जल्द ही आपका एक मैं टेस्ट लूंगा, कुछ एक टॉपिक हमारे हो जाएं और कुछ एक काम मैं आपको दूंगा, उसके आधार पे आपके टेस्ट लेंगे और टेस्ट से आपकी परख भी हो जाएगी कि आप कितने काबिल हो। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।